सो 3 जून का मैं करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहा हूँ। तो पहला न्यूज़ है नेशनल अफेयर्स है। इंडिया ओमान सेपा केम इनटू फोर्स ऑन June 1, 2026 ओपन्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर 99.38% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ओमान। एग्जाम हिंट्स में क्या है, व्हाट सेपा बिटवीन इंडिया एंड ओमान केम इनटू फोर्स में कब से आया, June 1, 2026। साइन ऑन कब हुआ था, December 2025 मस्कट ओमान। की टारगेट्स क्या है, टू अचीव $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय 2031। की बेनिफिट्स में क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सेस रहेगा जिसमें 99.38% ऑफ ओमान टैरिफ लाइंस कवरिंग करेगा 98.08% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। इंडियाज टैरिफ लिबरलाइजेशन कितना है, 77.79% टैरिफ लाइंस कवरिंग 94.81% ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम ओमान। बेनिफिशियरी सेक्टर्स में क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, लेदर्स, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स। सर्विस मार्केट एक्सेस में क्या रहेगा, 127 सर्विस सब सेक्टर्स रहेगा। और मोबिलिटी प्रोविजंस क्या देगा, बिजनेस विजिटर्स के लिए जो जाएगा 90 डेज के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए 180 डेज, और ICTS इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स के लिए अप टू 4 ईयर्स एंड अदर्स। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे कि देखो, इंडिया और ओमान की शादी हो रही थी। इंडिया लड़की थी, ओमान लड़का था। तो इंडिया और ओमान की शादी होने वाली थी। तो पहले तो इनका एंगेजमेंट हुआ जो कि 25 दिसंबर 2025 को हुआ। तो इनके दोस्त ने कहा ओमान से, कट गया तेरा भी मस्त कटा, तेरा भी मस्त कटा। तो ये कहाँ हुई है, मस्कट में हुई थी, एंगेजमेंट हुई। फिर उसके बाद बोला कि अब चलो शादी कब है ये तो बता दो। तो बोला कि देखो अगले साल होगी, 2026 में 1 जून को कर देंगे, लागू हो जाएगा। तो ये जो लागू हुई थी तो केम इनटू फोर्स में कब आई थी, June 1 को आई थी। तो ये फोर्स से नहीं किया जा रहा है शादी। बोला कि पापा के फोर्स से तो नहीं कर रहे हो, पापा के फोर्स से। तो अब देखो ये किस में हुआ, पापा से, पापा का पा ले लो, पापा से, से पा, ठीक है, लिंक रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि बोला नहीं नहीं फोर्स से नहीं हो रहा। तो जब इसकी शादी हुई तो फिर उसके बाद क्या बोला कि ओमान से इंडिया ने बोला कि सुनिए मुझे मार्केटिंग करना था तो आप बता दो। बोला हाँ हाँ अब तुम फ्री हो, 99.98% फ्री हो, तुम जाकर अपना शॉपिंग करो, टेंशन मत लो। तो बोला कि ठीक है मैं मार्केटिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो इंडिया ने कहा कि आप 3 बार बोला आप भी साथ साथ चलते तो सही रहता। तो फिर उसके बाद बोला नो नो मुझे बिजनेस के लिए जाना पड़ेगा तो तुम जाओ। तो बोला कि अच्छा सुनो, वहाँ जाना ना टेक्स्ट कर देना और माँ को कर देना क्योंकि माँ बहुत दूर है ना, दूर का इंग्लिश होता है फार, तो फार माँ, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि वहाँ जाके ज्वेलरी लेना और लेदर के बैग भी ले लेना। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स में रहा वो टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी और लेदर के करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ओमान जा रहा था बिजनेस के लिए। तो जो बिजनेस के लिए जा रहा था तो वो 90 डेज के लिए बिजनेस गया और बोला कि तुमसे थोड़ा सा आजादी मिली तो 90 डेज और रुक लेंगे, प्रोफेशनल की तरह इंडिपेंडेंट हो गए तो 180 डेज और रुक जाएंगे। तो बोला कि फिर मेरा क्या होगा। तो फिर इसने बोला कि टेंशन मत लो, जब इंट्रा कॉर्पोरेट सेक्टर का ट्रांसफर होता है तो उसमें भी 4 साल के लिए तुमको हम ले आएंगे, लेकिन यार बहुत खर्चा तो होगा। तो ये बोली कितना खर्चा हो जाएगा। तो देखो 2031 तक रहेंगे तो 2 तारे तो दिख जाएंगे, 2 ट्रिलियन तो दिख जाएंगे। तो इतना इसका क्या है, टारगेट क्या है 2031 तक $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स करने का। तो इस तरीके से हमारा हो गया, फर्स्ट न्यूज लिंक हो गया। सेकंड न्यूज पे आते हैं। तो सेकंड न्यूज है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF लॉन्चेस ₹200 करोड़ महा वाटर मिशन टू सपोर्ट वाटर सेक्टर स्टार्टअप्स। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे, पहले तो इसका और जान लेते हैं। एग्जाम हिंट में क्या है, व्हाट लॉन्च ऑफ महा वाटर मिशन किसके द्वारा हुआ, ANRF एंड MOJS। वेयर कहाँ हुआ, ड्यूरिंग नेशनल वर्कशॉप ऑन R&D का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वाटर, दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस इंडियाज वाटर सिक्योरिटी थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। आउटले इसका 200 करोड़ एंड फंडिंग सपोर्ट क्या है, अप टू 20 करोड़ पर कंसोर्टियम। ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर्स के लिए ड्यूरेशन है इसका। और इवेंट आउटकम क्या रहा, ओपन कॉल लॉन्च्ड फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs। तो MOU बिटवीन किसके किसके बीच हुआ, DOWR, MOJS एंड इसरो। लॉन्च ऑफ GSJB CTR पोर्टल एंड ऐप। अब इसको स्टोरी की तरह कैसे लिंक करेंगे, चलो वो देखते हैं। अब इसको स्टोरी की तरह कुछ इस तरीके से करेंगे कि महाबली के राज्य में पानी की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है। महाबली के राज्य में पानी की बहुत कमी हो गई थी। तो राजा ने कहा महासेना अब पानी बचाने के लिए प्रतिघात करना होगा। तो बाहुबली वाला सीन है ना, प्रतिघात, तो वही वाला। तो राजा ने कहा प्रतिघात करना होगा, तो इसलिए शुरू हुआ महा वाटर मिशन। तो अब सवाल आया किसने शुरू किया, तो 2 मंत्री आगे बोले महासेना। जब राजा ने बोला तो 2 मंत्री को बुलाया ये शुरू करने के लिए। 2 मंत्री थे, अनुसंधान वाला मंत्री था और एक जल वाला मंत्री था। तो दोनों ने मिलकर कुछ लॉन्च किया, मिशन लॉन्च किया कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे बचाएंगे। तो राजा ने कहा मुझे पानी की सुरक्षा चाहिए, याद रखना। तो इससे याद रहेगा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वाटर सिक्योरिटी थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। तो फिर राजा ने खजाना खोला अपना, ठीक है ये करने में तो तुम्हें खर्च तो लगेगा, तो 200 करोड़ लो और लेकर जाओ बजट। तो 200 करोड़ का बजट है। अब महासेना बोला, जो महासेना सब थे, बोले कि महाराज सेना को कितने हिस्सों में बांट दे। तो राजा ने बोला कि एक काम करो, 20-20 करोड़ पैसे लो इसमें से और अलग अलग दलों में भेज दो। 5 दरवाजों से जाना, 5 दरवाजों से जाकर तब रक्षा करना, 5 साल तक तुम्हें काम करनी है, ठीक है। तो फंडिंग क्या है, अप टू 20 करोड़ पर कंसोर्टियम। और फिर राजा और कितने साल तक करना है काम, 5 साल तक। तो ड्यूरेशन भी याद रख गया। अब ये चीज जब हो ही रही थी तो अब युद्ध करने में कुछ खास लोग भी आए। तो उस खास लोगों में जो सहयोगी थे, 3 सहयोगी
भी मिलकर आए। पहला था इसरो, दूसरा था DOWR और तीसरा था जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड न्यूज भी लिंक हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे न्यूज पे। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस मंथ लॉन्ग खेत बचाओ अभियान कैंपेन इन MP। अब एग्जाम हिंट में क्या क्या है? लॉन्च ऑफ खेत बचाओ अभियान कैंपेन बाय होम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और वेयर रामसिया विलेज इन रायसेन MP। ड्यूरेशन इनका June 1 to 30, 2026। ऑब्जेक्टिव क्या? प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स कौन कौन से हैं? कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR टीम्स, पंचायत। और इंपोर्ट स्कीम्स लिंक्ड क्या क्या है? तो KCC, PM किसान, पल्स एंड ऑयल सीड्स मिशन और ऑयल पाम मिशन, कॉटन मिशन, इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम लिंक किया जाएगा। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे? एक दिन शिवराज सिंह चौहान जी खेत देखने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में उन्होंने रामसिया गांव मिला। वो बहुत बड़े जमींदार थे। अब वो देखे खेत की हालत बहुत खराब है, मिट्टी बहुत खराब हो चुकी थी और मौसम भी खेती को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। तो शिवराज सिंह बोले सुनो, वहाँ जो वो रखे हुए थे काम करने वाले को, बोले सुनो, पूरा 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाने का अभियान चलना चाहिए। समझ में आया? पूरा ड्यूरेशन तुम्हारा 1 से 30 तक चलना चाहिए, खेत को बचाओ। तो क्यों? तो बोला कि मालिक क्यों, समझ नहीं आया कि आप ऐसे डिसीजन क्यों लिए, निर्णय क्यों लिए? तो बोला कि अरे खेत बचाने के लिए, तुम देख रहे हो खेत बचाने से क्या होगा, क्यों बचा रहे हैं? सस्टेनेबल फार्मिंग होगी अच्छी, क्लाइमेट मजबूत होगा, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मदद कौन कौन करेगा इसको बचाने के लिए? तो बोला कि अरे गांव की कुछ टीम बना लो ना, तो मदद करेगा। तो जिसके पास दिमाग होगी केंद्र में जाकर देख लो, जिसके पास भी ज्ञान होगी अच्छी खासी, तो किसान भाई लोग के पास ही रहती है। तो मदद करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से आए और कुछ लोग कार से आ जाएंगे, जिसके पास कार है तो ICAR टीम, और कुछ पंचायत के लोग भी आ जाएंगे। तो 3 जो मदद किए हैं कौन कौन से हैं? कृषि विज्ञान केंद्र और ICAR टीम और पंचायत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी लिंक हो गया। दूसरा था कि खेत में, अब बोला कि शिवराज जी आप बता दीजिए कि जब हम ये सब कर लेंगे तो इसमें खेत में बोने का काम में क्या करें? तो बोला कि देखो, सबसे पहले तो तुम कौन कौन देखेगा, ये भी कौन देख रहा था? तो PM वहाँ के जो किसान भाई थे ना, उसको बोला कि तुम देखना, तुम सी करना है। तो PM किसान और KCC, PM किसान KCC। ठीक है, और क्या क्या देखेगा? तो वहाँ पल्स की खेती होगी, ऑयल सीड्स की खेती होगी, ऑयल पाम की खेती होगी, कॉटन, इन सब की खेती बढ़ाने का जो मिशन चल रहा है वही वो देखेगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्कीम लिंक्ड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ न्यूज पे। भासनी DPIIT इंक MOU टू एक्सपेंड मल्टीलिंगुअल एक्सेस इन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। अब इसमें क्या क्या एग्जाम हिंट है? व्हाट MOU फॉर मल्टीलिंगुअल एक्सेस इन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। एंटिटीज क्या है? DPIIT एंड DIBD। DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और DIBD का फुल फॉर्म होता है डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। नहीं, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन होता है फुल फॉर्म, और DIC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या है कि एंटिटीज में कौन कौन है? DPIIT एंड DIBD। प्रोग्राम क्या है? भाषणी सेवा संचालन, ये भाषणी सहयोगी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। और पर्पस क्या है? टू रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर्स इन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, स्टार्टअप सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड पॉलिसी कम्युनिकेशन। कवरेज क्या रहेगा? ऑल 22 लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 8 शेड्यूल में, उसको कवरेज करेगा। प्लेटफॉर्म्स क्या है? तो भाषणी उद्यत मित्रा, ऐप मित्रा एंड प्रवक्ता। ठीक है, अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे? तो अब स्टोरी से लिंक करने की बारी आई, तो अब करते हैं इसको स्टोरी से लिंक। एक विदेशी इन्वेस्टर भारत आया, तो वह दीदी के ऑफिस में गया। दीदी IIT में काम करती है, तो DPIIT दीदी ऐसे याद रखेंगे, DPIIT में काम करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में निवेश करना चाहता हूँ, ऐसे बोला। विदेशी था, मैं भारत में निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप मेरी मदद करोगे? तो दीदी परेशान हो गई कि ये अंग्रेज को कैसे यार समझाएं। तो बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने बड़े भैया को बुलाती हूँ। दीदी ने अपने बड़े भैया को बुलाया, क्या आप उनसे देख लो, समझौता करो, वो करवा देंगे। तो दीदी के बड़े भैया यानी कि DIBD, BD यानी बड़े भैया, तो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन को बुलाया। अब दोनों ने हाथ मिलाया, अंग्रेज से वो DIBD ने हाथ मिलाया। ठीक है। तो अब दोनों ने कहा कि वो दीदी और वो DIBD ने कि हम भारत की हर भाषा में अब आपको जानकारी देंगे। तो पर्पस हमारा ये रहेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो, स्टार्टअप सर्विसेज हो, सर्विस का स्टार्ट कर पाए, इंडस्ट्रियल सर्विस कर पाए, और जो भी पॉलिसी हम लोग का कम्युनिकेशन रहेगा वो रहेगा। तो इन्वेस्टर बोला इतनी भाषाओं में आप हमारी मदद कर सकते हो? तो बोला कि देखो, तो मैं करूंगा, और ये तो कितने लोग हैं? तो बोला 2 लोग हैं। तो 2 लोग और यानी कि 22 भाषाओं में। तो बोला कि बेस्ट यानी कि 8, तो 8 शेड्यूल, 22 लैंग्वेज 8 शेड्यूल। अब जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई लोग उसके पास। तो अंग्रेज बोला कि मुझे जानकारी कौन पहुंचाएगा? तो बोला कि 3 लोग मैं आपको भेजूंगा, अब वो आपको मदद कर देंगे। बोला कि कौन कौन? तो अपनी छोटी बहन और भाई दोनों एक ही थे, मतलब समझो एक ही परिवार के थे, तो उसको ले लिया, उसका दोस्त को ले लिया, और उसका एक और जो करीबी भाई था उसको ले लिया। तो नाम था छोटकी बहन का उसका भाषणी और उद्यत
उद्यत नाम था और उसका मित्र आया, भासनी उद्यत मित्र। और आपका मित्र कहाँ है? उद्यत को बोला आपका मित्र कहाँ है? बोला कौन मित्र? तो अच्छा वो प्रवक्ता, ठीक है उसको भी ले लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म कौन है? भासनी उद्यत मित्र, आप मित्र, ऐप मित्र, प्रवक्ता। तो इस तरीके से लिंक हो गया, नेशनल न्यूज कवर हो गया। तो अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-2026 आरबीआई बैलेंस शीट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एक्सपेंड बाय 20% से 60% टू कितना रुपीज हुआ? 91.97 लाख करोड़। अब इसमें एग्जाम हिंट्स में क्या है, व्हाट क्या हुआ है? तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025 रिलीज हुआ है 2026 का। सेंक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 53 है टू रिपोर्ट सबमिटेड, बैलेंस शीट एक्सपेंशन हुआ है 20.6% टू 91.97 लाख करोड़ का। सीएफ क्या है? रुपीज 1.09 लाख करोड़ का। एसेट इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का 44.9%, गोल्ड बढ़ा है 63.8% और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 7.9%। इंटरेस्ट इनकम क्या रहा? 1.18 लाख करोड़ का। और फॉरेक्स ऑपरेशन इनकम क्या रहा? गेन हुआ 1.69 लाख करोड़ का। आरबीआई का जीडीपी प्रोजेक्शन जो किया जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2027 का वो 6.9%, इन्फ्लेशन 4.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2027 और 2026 के लिए 7.6% है फाइनेंशियल ईयर का। जीएफडी क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2026 का 4.4% ऑफ जीडीपी और फाइनेंशियल ईयर 27 का 4.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब इसको स्टोरी जैसा कैसे लिंक करेंगे? ये तो काफी डाटा हो गया भैया, चलो कोई बात नहीं, अब इसको और अच्छे मजेदार तरीके से करते हैं। तो अब क्या किया जाए, देखते हैं। हाँ चलो, मान लो आरबीआई एक बहुत बड़ा राजा है जिसके पास एक खजाना है। तो 2025 से 26 में राजा ने अपना सालाना हिसाब पेश किया कि हमारा हिसाब तो पेश किया जाए, मुंशी जी हमारा हिसाब पेश किया जाए, खजाना कितना बढ़ा कितना घटा क्या हुआ? तो राजा बोला मतलब मुंशी बोला, इस साल आपका महाराज आपका खजाना 20% बढ़ा है, छक्का लग गया है समझिए। तो यानी कि 20.6% बढ़ गया और अब खजाना कितना हो गया है? तो 91.97% लाख करोड़ का हो गया। यानी कि वो जो मगधीरा में नहीं बोलता है वो सुल्तान जब मरता है तो 99 ऐसे वाला डायलॉग, तो 91.97 लाख करोड़ का। तो बैलेंस शीट याद रखना कि 20.6% से बढ़ा, यानी कि 91.97% लाख करोड़ हो गया। अब खजाना क्यों बढ़ा? मुंशी जी से पूछा, अच्छा मुंशी जी बताइए खजाना क्यों बढ़ा? तो मुंशी जी बोले कि महाराज आपके जो पैसे दिए थे आपने, जो भी हमारे पास पैसे हैं राजकोष में, उनको हमने बहुत जगह निवेश किया है। हमने तो पहले सोना में निवेश किया और हमारे जो घरेलू उत्पाद होते हैं तो उसमें भी निवेश किया और विदेशों में भी हमने निवेश किया। तो उसने बोला कि तुमने इतने छेद कर दिए हर जगह, मतलब मेरे खजाने का? तो बोला कि हाँ महाराज, सबसे पहले तो गोल्ड में हमने छह जगह छेद कर दिए, छेद तीन, वो दबंग में छेदी सिंह रहता है ना, छेदी, तो 6-3 कर दिया। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में बोला कि वहाँ भी तो तुमने 3-4 छेद कर ही दिए होंगे। तो मुंशी जी बोला हाँ महाराज बात तो सही है। तो बोला अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम विदेश को छोड़े हो कि नहीं छोड़े? अरे उसको कहाँ छोड़ेंगे, उसको भी साथ ले लिए, उसमें तो 9 छेद कर दिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या कितना परसेंट? 7.9% का हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी लिंक हुआ है। और राजा ने फिर मतलब बोला कि ठीक है, अब ये बता दो, इतना इन्वेस्ट किए हो तो कमाई तो बताओ कि हमारा इंटरेस्ट कितना मिला? तो वो बोला कि इंटरेस्ट जो हमारा इनकम रहा वो विराट कोहली वाला रहा है, शतक लगा दिया। तो विराट कोहली का जर्सी का नंबर 18 और शतक लगा दिया, यानी कि 1.18 लाख करोड़ का। अब ये बोला कि जो भी टोटल ऑपरेशनल इनकम हुआ है हमारा महाराज, ये हमारा 1.69 करोड़ का हुआ है। 70 में 1 रुपया कम है महाराज। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बोला कि ठीक है, अब ज्योतिषी को बुलाएं महाराज, अब बताइए भविष्यवाणी कीजिए कि आने वाले साल के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ेगा? तो बोला कि 1 रुपया जो कम हुआ है ना महाराज, उसी को हम बढ़ाएंगे, यानी कि 69 को बढ़ाएंगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2027 का है वो 6.9% रहेगा। और इन्फ्लेशन कितना रहेगा? तो बोला कि ये मुंशी जी तो हर जगह छेद करते रहते हैं ना, छक्का लगा देते हैं। तो 6.9% जीडीपी ग्रोथ रहेगा। और ये जो इन्फ्लेशन रहेगा तो 4 जगह और छक्का लगाएंगे तो 4.6 रहेगा। अब बोला कि जीडीपी तो ज्यादा रहेगा लेकिन इन्फ्लेशन आपका महाराज कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोला कि अच्छा ये बताओ कि राजकोष में से जो डिफिसिट रहेगा, कमी रहेगा, वो कितना होगा? धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा कि नहीं खर्चा? तो बोला कि आ जाएगा महाराज, आ जाएगा। 2026 में आपका 4 लोग काम करेगा तो ज्यादा मेहनत करेगा तो अगले साल 1 लोग कम मेहनत करने लगेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.4% रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.3% रहेगा। तो इस तरीके से ये न्यूज लिंक होता है। अब आते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस में। तो इसमें न्यूज है HUL इनॉग्रेटेड 3rd फ्रेग्रेंस R&D इन मुंबई महाराष्ट्र। HUL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसमें क्या हुआ? व्हाट लॉन्च ऑफ 3rd ग्लोबल फ्रेग्रेंस R&D सेंटर। नेम ऑफ सेंटर क्या है? यूनिलीवर फ्रेग्रेंस HUB। और लॉन्च बाय किसके द्वारा हुआ? HUL इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कंपनी है। कहाँ हुआ है? तो IIT बॉम्बे कैंपस में हुआ है। अदर 2 ग्लोबल फैसिलिटीज क्या है? द UK एंड द USA डेवलप्ड अंडर HUL और EUR 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ है। अब इसका किस तरीके से स्टोरी से लिंक कर सकते हैं? तो देखो HUL हल, तो देखो मैं मुंबई IIT कैंपस में घूम रहा था, अचानक बहुत तेज खुशबू आई। मैंने पूछा ये कौन सा इत्र है मेरे भाई? तो एक आदमी बोला, यानी कि वो जो जा रहा था वो हल्क था। ठीक है, तो वो हल्क था तो बोला कि ये हल्क का फ्रेग्रेंस है। मैंने बोला कि अच्छा, तो वो बोला कि मैंने बोला कि ये पहला वाला हल्क हो क्या? तो बोला कि नहीं
भाई तीसरा वाला। तो फिर उसके बाद मैं कहा अच्छा तो बाकी दो वाला कहाँ चला गया? तो बोला कि एक तो यूके चला गया और एक यूएसए में चला। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम इतना ज्यादा मूवी करते हो तो तुम्हारा बजट कितना तक चला जाता है? तो बोला कि 100 मिलियन यूरो तक तो खर्च हो ही जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो डेवलप अंडर का बता दिया HUL 100 मिलियन, अदर टू ग्लोबल कौन थे? यूके एंड यूएसए। तो इस तरीके से ये स्टोरी लिंक हो गया। अब चलते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन में। तो फोर्ब्स वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल 2026, इलोन मस्क, लैरी पेज एंड जे बेजोस रैंक्ड लीड्स ग्लोबली। अब इसमें क्या है, इसका एग्जाम हिंट में क्या है? व्हाट वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल रैंकिंग जून 2026 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क, टेस्ला, ये सब। अब इसमें ज्यादा अमाउंट याद नहीं करना रहता, बस ये याद करना रहता है कौन कौन सा पर्सन किसने लॉन्च। तो फोर्ब्स ने लॉन्च किया, लॉन्च किया रिलीज किया टॉप 10 जो भी मिलेनियर है, रिचेस्ट पर्सन है। तो इलोन मस्क, इलोन इतना अमीर हो गए थे कि उसको मास्क पहनना पड़ा कि यार कोई पहचान ना ले। तो फिर मास्क पहन के नीट का एग्जाम देने गए, पेपर देने गए। तो लैरी ला भाई पेज ला, तो बोले कि ला भाई पेज ला अब एग्जाम दूंगा। तो लैरी पेज, और जब मास्क हटाया तो जैसे ही कोई देखा बेहोश हो, तो जैसे बेहोश जे बेजोस, ठीक है। और किसने रिलीज किया था? तो फोर्ब्स। इस तरीके से ये लिंक हो गया। अब यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल प्रेजेंट सागर आकलन अवार्ड टू डीपीए फॉर बेस्ट पोर्ट। अब इसका किस तरीके से करेंगे? तो इसमें तो पहले वाट में क्या है, तो विनर ऑफ सागर आकलन LPPI फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल MOPSW। अवार्ड प्रेजेंट ये हो गया। वेयर का हुआ 37th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था GNPA का। और GNPA का क्या होता है फुल फॉर्म? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी होता है। कैटेगरी क्या रही? बेस्ट परफॉर्मिंग कौन रहा? DPA कांडला गुजरात, दीनदयाल उपाध्याय करके था ना, तो वही हम। और उसके अलावा कैटेगरी हैंडलिंग ऑफ कंटेनर कार्गो 0.5 मिलियन TEU। टॉप परफॉर्मर्स कौन रहा? ड्राई बल्क कार्गो सेगमेंट PPA ओडिशा, लिक्विड बल्क सेगमेंट कौन रहा? SPTL गुजरात, और कंटेनर कार्गो सेगमेंट कौन रहा? मुंद्रा पोर्ट गुजरात। अब इसको स्टोरी की तरह कैसे लिंक करेंगे वो देखें, ठीक है। चलो देखो, तो सागर मंथन अवार्ड के बारे में चलते हैं। एक दिन सर्बानंद सोनोवाल जी सागर के किनारे पहुंचे। मैं ऐसे ही नाम तो बोले सुनो सर्बानंद का, सुनो वालो मतलब सुनो बानरो वहां जाके बोले सागर की तरफ जाकर, ये बोले कि सागर पर अवार्ड मिलने वाला है। तो सुनो बानरो यानी कि सुनो वाल, ठीक है। अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। तो सागर के राजा ने कहा कि आज सागर आंकलन अवार्ड देंगे तुम्हारा सागर तो सागर आंकलन सही है। तो अब उसके बाद सागर आंकलन अवार्ड देंगे। तो फिर कह रहा मेन जो विनर रहेगा, सबसे बड़ा पुरस्कार किसको मिला? तो जो दिन से लगा हुआ है, रात तक लगा हुआ है, उसी को ये अवार्ड मिलेगा। तो DPA दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो किसने कांड किया भाई? गुजरात ने। तो कांडला गुजरात के बंदरगाह सागर का चैंपियन बन गया। तो ये हुआ। अब जो सेरेमनी हुआ है, एक कहाँ हुआ है? तो ये जो चीज हुई है वो GNPA की हुई है। और ये मंथन जो रहा 37 साल से हो रही है। तो 37th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी रहा, ठीक है। पुराना बंदरगाह का जन्मदिन वहीं पे मना दिया गया। और फिर अलग अलग प्रतियोगिताएं भी थे, जिसमें ड्राई जो सूखे हुए बल्क में लोग आए थे वो थे, यानी कि ड्राई बल्क कार्गो थे। और प्रदीप भैया थे, और प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी था, उड़ीसा था। तो इस तरीके से उड़ीसा का था, उड़ीसा के प्रदीप पोर्ट पर सूखा माल पड़ा हुआ था, ऐसे याद कर लेंगे। तो लिक्विड बल्क चैंपियन कौन बना? जो जूस पी रहा था उसमें भी कौन बना? तो SSTL बना, ठीक है। अब कंटेनर, वहां पे शिप था, मछली भी पकड़ रहे थे। तो कंटेनर ले जाकर मछली पकड़ने लगे और खुदरा मांगने लगे, ला मुद्रा लाओ तो मछली देंगे। यानी कि कंटेनर कार्गो चैंपियन मुद्रा गुजरात के ही है। इस तरीके से ये स्टोरी लिंक होता है। चलते हैं दूसरे न्यूज पे। इसमें तो मुद्रा सब लिंक हो गए हैं। अब एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे चलते हैं। महिंद्रा मैन्युलाइफ JV रिसीव्ड MCA अप्रूवल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ MMIL। व्हाट? तो अप्रूवल फॉर इनकॉर्पोरेशन, नेम ऑफ एंटिटी महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। किसके द्वारा? MCA। JV पार्टनर्स कौन है? महिंद्रा ग्रुप एंड MFC कनाडा। और ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्ड एट डिलीवर्ड AI नेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे? तो एक दिन महिंद्रा ने सोचा अब सिर्फ गाड़ी नहीं बेचेंगे, इंश्योरेंस भी बेचेंगे। तो महिंद्रा ने एक विदेशी दोस्त मिला, महिंद्रा को एक विदेशी दोस्त मिला, MFC कनाडा, मैन्युलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेट। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की, जॉइंट वेंचर किया, मतलब दोनों साथ मिलते तो जॉइंट वेंचर होता है। तो नई कंपनी बनानी थी उन्हें, लेकिन कंपनी बनाने के लिए परमिशन चाहिए था। इसलिए दोनों पहुंचे MC स्टैंड के पास, यानी कि MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। तो MCA बोला ठीक है अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन नई कंपनी का नाम तो बताइए, क्या रखेगा? तो बोला कि IL रख दे क्या, यानी कि 3 बार M बोल के IL। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। कंपनी क्यों बना रहे हो वैसे बता तो दो। तो बोला महिंद्रा बोला हम AI वाली नई डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी बनाएंगे, AI नेटिव डिजिटल इंश्योरेंस रहेगा अक्रॉस इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिंक हो गया। अब दूसरा न्यूज़ है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इंडियन आर्मी टेस्ट दिव्यास्त्र MK1 बिल्ड फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस। इसका क्या है एग्जाम हिंट? तो इसमें है ऑपरेशन ट्रायल्स ऑफ दिव्यास्त्र MK1 हूँ किसने? हॉवेरिट एंड द इंडियन आर्मी। कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान में हुआ। प्लेटफॉर्म लॉइटरिंग मुनिशन टैक्टिकल UAV। रोल्स क्या? ISR प्रिसीजन स्ट्राइक टारगेट ट्रैकिंग डिकॉय मिशंस। रेंज क्या? अप टू 500 किलोमीटर। ऑपरेट एट एल्टीट्यूड ऑफ अप 10,000 फीट कैरिंग ए 50 kg पेलोड।
अब इसका किस तरीके से लिंक करेंगे, तो महाभारत के बाद अर्जुन का दिव्यास्त्र कहीं खो गया था। एक दिन इंडियन आर्मी ने कहा चलो देखते हैं कि दिव्यास्त्र अभी भी काम करता है या नहीं, इसलिए राजस्थान के जोधपुर में रेगिस्तान में उसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी। तो दिव्यास्त्र का क्या करता था कि यह कोई साधारण अस्त्र तो था नहीं, पहले यह आसमान में उड़कर दुश्मन को ढूंढता था, इंटेलिजेंस सर्विलियंस यानी कि ISR। तो अब फिर क्या करता था, दुश्मन मिलते ही टारगेट ट्रैकिंग करता था, प्रिसीजन स्ट्राइक करता था और डिकॉय मिशन को कर देता था, यानी कि दुश्मन को भ्रमित करना था। फिर इसकी शक्ति कितनी थी, तो अर्जुन बोला मेरा दिव्यास्त्र 500 कोस दूर तक जाता है। तो रेंज क्या है, 500 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर उड़ता है ये, तो बादलों के बीच 10,000 फीट तक उड़ता है, यानी कि एल्टीट्यूड क्या है, अप टू 10,000 फीट। कितना वजन उठाता है ये तुम्हारा दिव्यास्त्र, तो अर्जुन ने बोला उसमें 15 केजी का सामान रख सकते हो, यानी इतना वजन उठा सकते हो। तो पेलोड कितना है, 15 केजी। तो इस तरीके से ये स्टोरी लिंक हो गया। अब आते हैं एनवायरमेंट पे। न्यू स्पेसीज मेसालिना बिश्नोई डिस्कवर्ड इन राजस्थान, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जीनस मेसालिना इन इंडिया। अब इसका क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू लिजार्ड स्पेसीज मेसालिना बिश्नोई बाई होम ZSI वेयर न्यू गजनेर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सिग्निफिकेंस क्या है, नेम्ड आफ्टर बिश्नोई कम्युनिटी। ऑब्जेक्टिव क्या, फर्स्ट स्पेसिमेन बेस्ड एविडेंस ऑफ जीनस मेसेलिना इन इंडिया। अब इसका किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, तो बिश्नोई समाज के छिपकली पे कहानी बनाते हैं। एक दिन राजस्थान के बीकानेर में गजनेर के पास कुछ वैज्ञानिक घूम रहे थे। ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। अचानक उन्हें एक ऐसी छिपकली मिली जो पहले कभी भारत में नहीं देखी गई थी। न्यू लिजार्ड स्पेसिस था। तो वैज्ञानिक बोले यह तो बिल्कुल नई प्रजाति है, अब नाम क्या रखे इसका। तो उसी समय वहाँ बिश्नोई समुदाय के लोग पेड़ पौधे और जीवों की रक्षा कर रहे थे। वैज्ञानिक प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा इसका नाम बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखेंगे, इसलिए नाम पड़ा मेसालिना बिश्नोई। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, वैज्ञानिक बोले यह सिर्फ नई प्रजाति नहीं है, यह पहली बार था जब मेसेलिना जीनस का भारत में स्पेसिमेन बेस्ड एविडेंस मिला था। तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ मेसेलिना जीनस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इसका लिंक हो गया। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे आते हैं। इंडियाज वुमेन्स टीम वॉन 10 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड एट अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियंस 2026 इन वियतनाम। अब इसका किस तरीके से लिंक करेंगे, तो इसका इस तरीके से लिंक करेंगे कि भारत की बेटियां एक दिन वियतनाम के दानांग शहर में दंगल लड़ने गई थी। दानवों वाला शहर में दंगल लड़ने गई थी, ठीक है। तो अंडर 17 जो 17 के थे वो एशियन रेसलिंग चैंपियन 2026 में वहाँ 3 अखाड़े थे। 3 अखाड़े कौन थे, फ्री स्टाइल में लड़ना था, ग्रेको रोमन से लड़ना था और वुमेन्स रेसलिंग। तो हमारी जो देश की बेटियां हैं क्या किया, उन्होंने 10 मेडल जीत के 10 लोगों को पछाड़ दिया। 2 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 2 3 5 और 5 5 10, यानी कि 2 गोल्ड जीते और 3 सिल्वर 5 इस तरीके से ब्रॉन्ज। तो गोल्ड किसने जीता था, तो वहाँ जाकर मेडल गोल्ड का दीक्षा लिया और अपने गरिमा में रखे। तो गोल्ड दीक्षा और गरिमा ने जीता है। सिल्वर किसने जीता है, तो निकिता अंतारा तानिया। नहीं हमको नहीं लेना है। तो अंतारा को मिल गया और तानिया को मिल गया। तो निकिता अंतारा तानिया को मिला। तो इस तरीके से ये स्टोरी लिंक हो गया। और रनर अप कौन था, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। अब दूसरा न्यूज़ पे आते हैं। ऑबिचुअरी में ऑस्कर विनिंग स्टार वॉर्स एडिटर मार्सिया लुकास पास अवे एट 80। अब ये ऑस्कर विनिंग पास्ट अवे कैसे हुई है, एक दिन में इसका क्या है पहले पढ़ लेते हैं। सॉरी, ऑस्कर विनिंग फिल्म एडिटर पास्ट अवे होम मार्सिया लुकास नोन फॉर एडिटिंग स्टार वॉर्स ए न्यू होप एंड रिटर्न ऑफ द जेडी। एकेडमी अवार्ड क्या है, बेस्ट फिल्म एडिटिंग फॉर स्टार वॉर्स एपिसोड 4 ए न्यू होप 1978। एक दिन में स्टार वार्स देखने बैठा, फिल्म इतनी बढ़िया लगी कि मैंने पूछा इसको एडिट किसने किया। उधर से जवाब आया मार्सिया लुकास ने। लेकिन अचानक खबर आई मार्सिया लुकास नहीं रही। तो अचीवमेंट उनको एडिट के लिए क्या दिया गया, स्टार वार्स ए न्यू होप रिटर्न ऑफ द जेडी। अवार्ड उसको मिला ऑस्कर अवार्ड। अब इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 2026 जून 1 को हुआ था। इसमें क्या है, तो वर्ल्ड मिल्क डे 2026 का वेन कब हुआ, 1 जून को हुआ 2026। ऑब्जेक्टिव क्या, प्रमोट मिल्क एज ए न्यूट्रिशियस प्रोटीन क्या है, सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर्स। और इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहा, तो जून 1 को रहा। और ऑर्गेनाइजर कौन है, FAO ऑफ द UN। मिल्क प्रोडक्शन कौन है, ग्लोबल मिल्क आउटपुट रीच 683.12 MMT इन फाइनेंशियल ईयर 26। टॉप कंट्रीज कौन है, इंडिया, EU, USA, चाइना, रशिया। टॉप स्टेट्स इन इंडिया कौन है, यूपी, राजस्थान, MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे, 1 जून की सुबह में दूध लेने गया, दूध देने आई एक महिला किसान। वो बोली आज वर्ल्ड मिल्क डे है ना, तो थीम क्या रहेगा, सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर। तो महिला लिखा है, तो महिला किसान दूध ला रही थी। तो महिला जो थी किसान थी, तो वो महिला किसान दूध ला रही थी, यानी कि सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर। तो वाई सेलिब्रेट क्यों रही थे, तो मिल्क न्यूट्रिशन। और ये ऑर्गेनाइजर कौन है, FAO। प्रोडक्शन मेमोरी वाला तो याद रहेगा, दूध की नदी बह रही थी। अब दूध की नदी बह रही थी तो सबसे ज्यादा दूध कौन दे रहा था, इंडिया, फिर USA, फिर चाइना, फिर रसिया, ठीक है। और EU भी दे रहा था। फिर इंडिया में कौन कौन दे रहा था, तो यूपी दे रहा था। दूध की
गाड़ी घूम रही थी, तो दूध की गाड़ी बह रही थी, तो कहाँ घूम रही थी? यूपी में पहले गई, फिर राजस्थान गई, फिर मध्य प्रदेश में गई, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो यूपी पहले तो उतरी गाड़ी राज करते हुए, फिर मध्य में चली गई, फिर गुजरते हुए रात को महाराज के पास चली गई, महाराष्ट्र। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जून भी लिंक हो गया। अब आते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डेज 2026 जून 2। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे का रहा डेट ऑफ जब 2 जून 2026। ओरिजिन सेंट नाइजीर चर्च प्रोटेस्ट प्लेस किया था लायोन फ्रांस और फ्रांस। फर्स्ट प्रोटेस्ट क्या रहा 2 जून 1975। पार्टिसिपेंट्स क्या है मोर देन 100 सेक्स वर्कर्स। 2026 सिग्निफिकेंस क्या 51 एनिवर्सरी रहा। फोकस एरियाज क्या रहा ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, हेल्थ केयर, एक्सेस, लीगल प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन। रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या है इंटरनेशनल डे टू फाइंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। अब इसको स्टोरी से कैसे लिंक करेंगे? तो 2 जून को फ्रांस में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुआ लायोन फ्रांस। वे अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो इतना था 2 जून को 100 मोर सेक्स वर्कर्स थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि क्यों मतलब कर रहे हो? तो कहा कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी ह्यूमन राइट चाहिए, हमें भी लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। तो मेन फोकस इसका क्या रहा? डिग्निटी पे, लीगल प्रोटेक्शन पे और सोशल कंक्लूजन पे। इस तरीके से हमारा ये डे भी खत्म हुआ और 3 जून भी कंप्लीट हुआ।